नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। तो आपको बता दें, ये हमारा खास प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, जिसमें हम विशेषज्ञ डॉक्टर्स को यहां पर इनवाइट करते हैं और किसी एक खास समस्या पर उनसे हम उनकी राय जानते हैं। भारत देश जनसंख्या वृद्धि में भले ही कीर्तिमान स्थापित कर रहा हो, लेकिन देश में इनफर्टिलिटी, जिसे हम साधारण भाषा में निसंतानता कहते हैं, ये एक चिंता का विषय बनती जा रही है। आधुनिक जीवन शैली में जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पोषण का स्तर लगातार गिर रहा है, जो कि कई गंभीर परेशानियों का कारण भी है। वैसे ही निसंतानता आजकल के लोगों के लिए एक बड़ी जटिल परेशानी बना हुआ है। लेकिन जैसे हर समस्या का समाधान होता है, वैसे ही संतान सुख से वंचित लोगों के लिए IVF तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। एक ऐसी तकनीक से लाखों घरों में किलकारियां गूंजी हैं। तो चलिए, आज हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे जयपुर फर्टिलिटी सेंटर की वरिष्ठ निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता शर्मा से। डॉक्टर संगीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है A1 टीवी पर। डॉक्टर संगीता, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी, निसंतानता है क्या, इसे किस तरीके से समझें? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी एंड A1 टीवी मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि WHO के हिसाब से निसंतानता की एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है जो बिल्कुल क्लियर है। अगर 1 साल पति पत्नी को साथ रहते हुए हो गया और किसी भी तरीके का कोई गर्भ निरोधक वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, निरोध या गर्भ निरोधक गोलियाँ या कोई कॉपर टी या कुछ और उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तो वो निसंतानता है। तो इसलिए 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स इज इनफर्टिलिटी। सिंपल सी बात है जी। अब ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल निसंतानता बहुत बढ़ रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि 25 से 30% जो दंपतियां हैं वो निसंतानता का सामना कर रही हैं और किसी न किसी तरीके का उनको मेडिकल हेल्प लेना पड़ता है अपना परिवार पूरा करने के लिए। जी डॉक्टर संगीता, इनफर्टिलिटी जो है, क्या सिर्फ फीमेल में ही होती है या मेल पार्टनर में भी निसंतानता हो सकती है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है जी। क्योंकि आम तौर पर हमारे समाज में माना जाता है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं आ रही है या निसंतानता से कोई दंपत्ति जूझ रही है तो प्रॉब्लम फीमेल में होगी, मेजरली वो फीमेल में होगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है और अब तो ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि लगभग 50% केसेस के अंदर फीमेल या जो स्त्री है उसकी तरफ से कोई दिक्कत आ रही होगी और उतना ही लगभग 40 to 50% केसेस में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम पुरुष या हस्बैंड की तरफ से आ रही होगी। तो दोनों ही इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। डॉक्टर संगीता, जैसा कि आपने बताया कि 25% के आसपास ऐसा है कि जो मैरिड कपल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी रेट जो है 25% है, तो ये पिछले समय से लगातार बढ़ रहा है। तो इसका मेजर रीजन क्या हो सकता है? क्या सिर्फ लाइफस्टाइल जो है आजकल की जीवन शैली वो इसके लिए जिम्मेदार है, या हम कहें कि आजकल लेट मैरिज हो रही है वो जिम्मेदार है, या ये भी कहा जा सकता है कि मैरिज के बाद में जो चाइल्ड की फैमिली की प्लानिंग है वो भी काफी डिले हो रही है? तो क्या ये सब कारण है या इसके अलावा कोई मेडिकल टर्म भी हो सकता है कि इस वजह से इनफर्टिलिटी की जो रेट है लगातार बढ़ रही है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो बढ़ ही रहे हैं जी। डायबिटीज बढ़ रही है, ओबेसिटी या मोटापा बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर के इश्यूज बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से निसंतानता या इनफर्टिलिटी भी कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई है जी। तो हम ये देख रहे हैं, जितना आप देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ खाने पीने में बढ़ रहा है, जंक फूड का यूज़ बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ रही है। ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं निसंतानता को बढ़ा रही हैं। और उसके अलावा आप ये देखेंगे कि शादियां लेट हो रही हैं। मेल फीमेल मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ही करियर ओरिएंटेड हैं आजकल और सेटल होने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है। शादियां लेट हो रही हैं और शादी होने के बाद भी अगले 3, 4, 5 साल तक वो लोग प्रेगनेंसी की प्लानिंग ही नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली ये सारे ही कारण इनफर्टिलिटी को बढ़ावा तो दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये हो रहा है
कि जो आज से 10 साल पहले हम देखते थे कि 40-41 साल की उम्र में किसी स्त्री के हार्मोन्स में बहुत मेजर चेंजेस आते थे या अंडों का नंबर कम हो जाता था, वो सारी चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं 34-35 साल में ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक तरफ शादियां लेट हो रही हैं, बच्चों की प्लानिंग लेट हो रही है, और दूसरी तरफ जो नेचुरल फर्टिलिटी है या जो एक प्राकृतिक जो तरीका है जिससे बच्चा हो सकता है, वो भी बहुत जल्दी नीचे आ रही है। जी डॉक्टर, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि स्पर्म काउंट और एग काउंट जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है फर्टिलिटी रेट में? बिल्कुल, देखिए स्पर्म काउंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सीमन या वीर्य के अंदर हम 3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो देखते हैं। सबसे पहले कितना काउंट है, जो WHO के हिसाब से मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन उसकी भी कुछ डेफिनेशंस या रेंजेस हैं, बट वो मिलियंस में होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। उसमें से कितना परसेंटेज स्पर्म्स, गतिशीलता कैसी है उन शुक्राणुओं की या मोटिलिटी कैसी है, वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। और तीसरी चीज़ की बनावटी रूप से वो शुक्राणु कैसे हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सीमन का एक टेस्ट कराना तो बहुत ही बेसिक टेस्ट है जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर सीमन का काउंट, मोटिलिटी या नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बहुत कम होंगे तो डेफिनेटली निसंतानता के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ जो आपने पूछा एग काउंट के बारे में, तो ये देखा जाता है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में या एक महीने में किसी भी फीमेल की बॉडी में एक ही अंडा बड़ा होता है और ओव्यूलेशन होता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि ओवरी का रिजर्व कैसा है, वो किस तरीके के पूल में से, कितने अंडों के नंबर में से वो एक अंडा बढ़ करके आगे आ रहा है। तो मे भी आप देखेंगे कि 38-40 साल की उम्र में भी वो एक एक एग तो बनता रहेगा, ओव्यूलेशन होता रहेगा, लेकिन वो रिजर्व बहुत जल्दी नीचे चला जाता है। जी ये देखिए कुछ कारण आपने बताया कि एज भी एक तरह से काफ़ी बड़ा मैटर है, और इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आम जनता को बताना चाहूँगी। नॉर्मली ये माना जाता है कि किसी भी महीने में किसी भी दिन संबंध बनाने से प्रेगनेंसी लगने की चांस रहते हैं, बट ओव्यूलेशन साइकिल पे डिपेंड करता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि पूरे महीने में एग एक ही दिन बनता है, रप्चर होता है, और 2 से 3 दिन के लिए वो जिंदा रहता है, फर्टिलाइजेबल कंडीशन में रहता है, जबकि पुरुष में मिलियंस में स्पर्म्स डेली बनते हैं। तो एक्चुअली वो ओव्यूलेशन वाले 3-4 दिनों को पकड़ना और उन दिनों में साथ रहना या उन दिनों को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को बेसिकली मॉनिटर करने की जरूरत है यहाँ पर फीमेल्स को काफी, और ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है कि बीइंग अ फीमेल हम इतना ओपन अप नहीं है ना डॉक्टर्स से और ना अपने फैमिली मेंबर्स से कि हम इस पर बातचीत कर पाएं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी वोकल होने की ज़रूरत है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को किस तरीके से मॉनिटर किया जाए, ओव्यूलेशन साइकिल कितना इम्पॉर्टेंट होता है, और वो ओव्यूलेशन साइकिल कौन सा पीरियड है जिस वक्त फिजिकल रिलेशन मेंटेन करने से कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये आजकल कहीं ना कहीं फीमेल्स को इसकी नॉलेज, हालांकि पहले के मुकाबले में डॉक्टर, जैसा कि मैं देख रही हूँ, पहले के मुकाबले में इसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, लोग इसे सीरियसली समझने लगे हैं। तो आपकी जो स्टडी है उसमें आप क्या देख रहे हैं, जिस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं, उनमें आपने किस तरीके के चेंजेस देखे हैं बीते कुछ सालों से और अब में? बिल्कुल, आजकल जैसा कि आप कह रही हैं कि सजगता बढ़ गई है, अवेयरनेस है लोगों में, ऑल्दो शादियां लेट हो रही हैं, बच्चों की प्लानिंग लेट हो रही है, बट फिर भी वो इस बात को समझते हैं कि कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, तो वो हमारे पास आते हैं। इनफैक्ट शादी से पहले भी लोग बाग आजकल हमारे पास इवैल्यूएशन के लिए आते हैं। कुछ लड़कियां आती हैं कि हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं, क्या ये आगे जाके हमें बच्चा लगने में दिक्कत दे सकती हैं। तो सजगता तो डेफिनेटली बढ़ी है। इनफैक्ट हमारे पास कभी कभी कुछ अनमैरिड लड़के भी आते हैं जो आकर के कहते हैं कि हम अपना सीमन टेस्ट कराना चाहते हैं। बहुत कम आते हैं, लेकिन ये अवेयरनेस बढ़ रही है। जी डॉक्टर, ये भी बताएं, जैसे कुछ हमने कारण डिस्कस किए कि लेट मैरिज हो गई या फैमिली प्लानिंग लेट हो गया, ये वो कारण है जो हमारे हाथ में है, इनका होना ना होना हमारे हाथ में है, हम पर निर्भर करता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं डॉक्टर जो नेचुरली हम फेस कर रहे हैं, जैसे PCOD, PCOS की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फर्टिलिटी पर फर्क पड़ता है। पीरियड साइकिल अगर बराबर नहीं है, टाइम पर नहीं है, तो उस पर बहुत फर्क पड़ता है। तो इसे आप किस तरीके से डील करते हैं? थायराइड हो गया, लाइफस्टाइल के चेंजेस जो हैं वो एक लेवल पे हम पर निर्भर करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो जंक फूड इनटेक है, ये सब कुछ किस तरीके से डील किया जाता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम निसंतानता के कारणों की बात करें
तो अगर हम फीमेल के कारणों की या स्त्री की तरफ से आने वाले कारणों की बात करें तो जी। मेजरली 3-4 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो कहीं ना कहीं कोई पुराना इन्फेक्शन हुआ होके ठीक हो गया, या कोई करंट इन्फेक्शन है जिसकी वजह से उनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाएं, जी, ये जी। एक कारण हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एग बनने में दिक्कत आ रही है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इरेगुलर हैं, पीरियड टाइम से नहीं आता, जैसा आपने बताया पीसीओएस या पीसीओडी उसका एक बहुत कॉमन कारण है, या सबसे कॉमन कारण है मैं ये कहूँगी। डॉक्टर ये भी बताएं कि पीसीओडी और पीसीओएस से अगर हम ग्रसित हैं तो इससे पता कैसे करें, जज कैसे करें कि हम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी, जैसे मेरी फ्रेंड सर्कल की भी अगर बात की जाए तो बहुत सारी फ्रेंड्स को मेरे पीसीओएस की प्रॉब्लम है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल, देखिए बहुत ही सिंपल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पीरियड्स लेट होके आ रहे हैं जी। नॉर्मल अगर हम बात करें तो 21 से 35 दिन की साइकिल को नॉर्मल साइकिल माना जाता है। तो अगर 35 से 40 दिन से भी ज़्यादा लेट होकर के पीरियड्स आ रहे हैं, अनियमितताएं हैं, या आप ऐसा लगता है कि फेस पे कुछ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ हो रही है, या आपको लगता है कि आपका वजन बढ़ रहा है, ऑल्दो पीसीओएस लीन एंड थिन पतले पेशेंट्स में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ओबेसिटी कई बार उनमें ज़्यादा कॉमन होती है। फैमिली में आप देखेंगे तो डायबिटीज़ की हिस्ट्री आपको मिल सकती है। ये सारे कारण आम तौर पे हैं जो एक पेशेंट खुद देख सकता है। लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो पीसीओएस के डायग्नोसिस के क्राइटेरिया भी बिल्कुल क्लियर हैं। या तो पीरियड्स लेट होके आ रहे हैं, या सोनोग्राफी में बहुत सारे फॉलिकल्स या पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिख रही हैं, या कहीं ना कहीं कोई एंड्रोजन एक तरीके के हार्मोन्स होते हैं उनका असर दिख रहा है, जैसे फेस पे हेयर ग्रोथ होना और ये सारी चीजें। तो इन 3 में से कोई भी 2 कारण अगर हैं तो पीसीओएस का डायग्नोसिस क्लियर है। जी। और डॉक्टर ये भी बताएं कि जैसे आपने बताया फेलोपियन ट्यूब का रप्चर होना या उसमें ब्लॉकेज होना भी एक बड़ा रीजन है, तो क्या ये भी हम घर पे पता कर सकते हैं कि ऐसा कोई डैमेज या ऐसा कोई ब्लॉकेज हमें है? नहीं, ये घर पे पता करना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट आप ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। वो कब आप समझेंगे? या तो 1 ईयर हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रेगनेंसी नहीं लग रही और शादी को 1 साल हो गया, आप ट्राई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से मिलना है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपको 1 साल का वेट नहीं करना, आप 6 महीने में भी जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं, इमीडिएटली भी मिल सकते हैं, बट उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर स्त्री की उम्र 35 साल से ज्यादा है, या आपस में संबंध ही बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप वेट नहीं करेंगे। या पीरियड्स के अंदर, माहवारी के अंदर ग्रॉस अनियमितताएं हैं, रेगुलरिटीज हैं, तो अगर या पहले कोई ओवरीज पे सर्जरीज की हिस्ट्री है, अगर इस तरीके की दिक्कत है तो आप 1 साल तक वेट नहीं करेंगे, आप इमीडिएटली जाके डॉक्टर को दिखाएंगे। तो जो आपका प्रश्न था कि फेलोपियन ट्यूब्स बंद है या खुली है, वो घर पे पता नहीं चल सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको ये लगता है कि पेट में नीचे की तरफ कुछ प्रेशर रहता है, पेन रहता है, लो बैक एक रहता है, कुछ स्मेल वाला डिस्चार्ज आता है वेजाइना में से, संबंध बनाते समय दर्द बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें जिनसे आपको आइडिया लग सकता है कि मे बी कोई पेल्विक या नीचे का इन्फेक्शन हो जिसने ट्यूब्स पे असर डाला हो। ट्यूब्स को देखने के 2 ही तरीके हैं, या तो एक HSG होता है जिसको ट्यूब का एक्सरे कहा जाता है, वो भी डॉक्टर के पास जाके आपको कराना पड़ता है, या लैप्रोस्कोपी होती है जिसको दूरबीन का ऑपरेशन कहा जाता है। जी डॉक्टर संगीता, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, इनफर्टिलिटी क्या होती है, किस तरीके के कारण समझने की हमें ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि जब ये पता चल जाए कि इनफर्टिलिटी झेल रहे हैं तो क्या क्या ऑप्शन है? क्या मेडिकली भी इसे ट्रीट किया जा सकता है? क्या इसमें भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं, या फिर सीधा विकल्प IVF का बचता है? बिल्कुल, देखिए ये आम जनता में एक बहुत मिथ है या गलतफहमी है जो मैं कहूँगी कि लोग ये सोचते हैं कि निसंतानता का इलाज केवल IVF से होता है, और इस वजह से बहुत सारी दंपतियां या पेशेंट्स एक्चुअली दिखाने ही नहीं आ पाते, ये सोच के कि हम IVF नहीं करा पाएंगे, हमें अभी नहीं कराना। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सिंपल दवाओं से भी निसंतानता का ट्रीटमेंट हो सकता है। कभी कभी दूरबीन के ऑपरेशंस या लैप्रोस्कोपी होती है जिससे बंद ट्यूब्स को खोला जा सकता है, या अंडा बनाने की, स्पेशली PCOS या इन केसेस में केवल गोलियां खिला के एग बना के प्रेगनेंसी लाई जा सकती है। फिर एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम IUI कहते हैं, कृत्रिम गर्भदान जिसको कहते हैं, जिसमें सीमन लेके हस्बैंड का वाइफ का एग बनने के टाइम पे यूट्रस में इंजेक्ट किया जाता है।
और लास्ट में डेफिनेटली फिर आईवीएफ की पद्धति तो है ही। बट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ इंडिकेशंस या परिस्थितियाँ ऐसे होंगी जहाँ पे ट्यूब्स बंद हैं, डैमेज्ड हैं, या सीमन का काउंट बहुत कम है, या बहुत साल बीत चुके हैं शादी के, जहाँ हमें फर्स्ट लाइन भी आईवीएफ पे जाना पड़ता है। जी डॉक्टर, ये बताएं आईवीएफ का जो प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली क्या है, किस तरीके से इस प्रोसीजर को डील किया जाता है, इसकी स्टार्टिंग क्या होती है, जैसे कि इसमें इंजेक्शंस होते हैं, सोनोग्राफीज भी होती हैं, और आईवीएफ से काफ़ी सारे ऐसे कपल्स भी हैं जो आईवीएफ के नाम से डरते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि और कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें आईवीएफ पे जाना पड़ेगा, लेकिन वो इसे लेकर डरते भी हैं। लेकिन इससे पहले आप ये भी बताएं कि ये कैसे पता चलेगा कि अब हमारे पास एकमात्र एक ही विकल्प है आईवीएफ। देखिए ऐसा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस हैं जहाँ पे आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प हमारे पास बचता है, स्पेशली अगर ट्यूब्स बहुत डैमेज्ड हैं, या सीमन का काउंट बहुत कम है, या बाकी का ट्रीटमेंट पिछले कई सालों में असफल रहा है, या शादी को बहुत समय बीत गया, या एज अब बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली हम आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर, मैं एक बार इंटरप्ट करके आपको एक सवाल इसमें बीच में करना चाहूंगी। आईवीएफ का जब विकल्प बचता है तो क्या ये सब कुछ सिर्फ फीमेल के बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है या मेल का भी इसमें रोल है? नहीं, मेल का इसमें काफी रोल है। मेल का ये रोल है कि जो स्पर्म्स या शुक्राणु हैं उनका नंबर, काउंट, मोटिलिटी, ये सारी चीजें कैसी हैं। अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फीमेल की बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल है, ट्यूब्स खुली हुई हैं, एग बन रहा है, एज भी कम है, लेकिन जो मेल पार्टनर या जो पुरुष या हस्बैंड है उनके सीमन में काउंट, मोटिलिटी बहुत कम है, तो कई बार ये भी एक इंडिकेशन। मेल पार्टनर को भी पहले मेडिकली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है? कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ हार्मोनल इश्यूज हैं, तो थायराइड की प्रॉब्लम्स में भी कई बार सीमन का काउंट, मोटिलिटी बहुत कम हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन है सीमन के अंदर जिसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है, या कभी कभी वेरिकोसील्स होते हैं, कुछ नसें हैं जो फूली हुई होती हैं स्क्रोटल पार्ट्स में। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से हमें लगता है कि सीमन का काउंट कम हो रहा है, तो उनको हम पहले ट्रीट करते हैं, 3-4 महीना उनका ट्रीटमेंट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये अनएक्सप्लेन्ड होता है। तो अगर सीमन का काउंट कम है और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, या दवाएं भी खा के हम ट्राई कर चुके हैं, तो फिर आईवीएफ पे बढ़ना पड़ता है। तो इनफर्टिलिटी अगर मेल या फीमेल दोनों में से किसी एक में है तो दोनों ही केस में आईवीएफ का ऑप्शन बचता है। डॉक्टर, अब ये बताएं कि आईवीएफ का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से इसे किया जाता है? बिल्कुल, देखिए आईवीएफ शुरू करने से पहले हमें ये निश्चिंत होना पड़ता है या इवैल्यूएट करना पड़ता है कपल को कि क्या इनके अंदर और कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आईवीएफ की सक्सेस रेट को प्रभावित करेंगे या कम करेंगे। तो हमें पहले वो इवैल्यूएशन करना पड़ता है, जैसा मैंने आपको बताया, थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, एनीमिया तो नहीं है, हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, शुगर्स कैसे हैं वाइफ के, कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे प्रेगनेंसी पे भी नेगेटिव इफेक्ट डाल सकती है, तो वो सारा हम इवैल्यूएशन करते हैं। या बच्चेदानी के अंदर कोई पर्दा तो नहीं है, या ट्यूब्स में पानी तो नहीं भरा हुआ, या हस्बैंड के सीमन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारा इवैल्यूएशन और करेक्शन करने के बाद हम आईवीएफ की तरफ बढ़ते हैं। अब आईवीएफ में देखिए 2-3 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज में हम लोग हार्मोन्स के इंजेक्शंस देते हैं और बार बार सोनोग्राफीज और ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है या अंडे कैसे ग्रो कर रहे हैं, सिंपल भाषा में। जब हमें लगता है कि फॉलिकल्स रेडी हो गए, इनकी साइज आ गई है, तब हम पेशेंट को कहते हैं कि आपका एग कलेक्शन करेंगे। अंडर एनेस्थीसिया वेजाइनली सोनोग्राफी प्रोब के द्वारा इन फॉलिकल्स का पानी बाहर निकाला जाता है जिनमें एग्स होते हैं, और उनको लैब के अंदर हस्बैंड के सीमन से या वीर्य से, सीमन से मिलाया जाता है और भ्रूण बनाए जाते हैं जो एम्ब्रियोज होते हैं। उनको फिर हम 3, 4 या 5 दिन कल्चर करते हैं। जो अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं उसमें से 1 या 2 वापस यूट्रस के अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज होते हैं हेल्दी जो ग्रो कर रहे हैं, उनको फ्रीज किया जाता है कि उनको फ्यूचर में कभी यूज़ किया जा सके। और डॉक्टर, आईवीएफ का जो पूरा प्रोसीजर है वो क्या सिर्फ फीमेल पर ही किया जाता है या मेल पर भी इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है? मेजरली फीमेल पे किया जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रेग्नेंट तो फीमेल को ही, प्रेगनेंसी तो फीमेल में ही आएगी, तो एग कलेक्शन भी फीमेल का ही होगा, एग बनेंगे भी फीमेल के ही, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी उसी का होगा। बट कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं, कभी कभी सीमन के अंदर शुक्राणु नहीं होते हैं लेकिन टेस्टिस में बन रहे होते हैं,
तो ऐसे केसेस में मेल को भी अंडर एनेस्थीसिया हम लोग टेस्टिस पे सुई लगा के या छोटा सा कट लगा के अंदर से भी शुक्राणु निकालते हैं, जिससे आईवीएफ द्वारा बच्चा किया जा सकता है। तो कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स कभी कभी मेल के भी होते हैं जी। और आईवीएफ की सक्सेस रेट क्या है डॉक्टर? मैं एक ये भी जो मैंने स्टडी किया उसमें मैंने ये भी देखा है कि जब फीमेल को ये पता चल जाता है कि आईवीएफ ही एकमात्र विकल्प है, तो उसका अडॉप्शन रेशियो जो है, मतलब बीइंग अ फीमेल, वो ज़्यादा है, और मेल का जो अडॉप्शन ट्रीटमेंट अडॉप्शन रेशियो है वो काफ़ी कम है। मतलब जब मेल की एंड पर अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते कि हमें इस ट्रीटमेंट को ऑप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल, और आप सही कह रहे हैं। सक्सेस रेशियो भी बताएं। बिल्कुल, तो हम पहले बात करते हैं कि मेल्स का क्या रहता है, मेल्स का कितना इंटरेस्ट रहता है, वो कितना आगे आकर के खुल करके हमसे मिलते हैं, बात करते हैं। बहुत कई बार हम ये देखते हैं ओपीडीज में कि जो स्त्री है या जो फीमेल है वो अपनी भाभी के साथ या अपनी किसी सहेली के साथ या अकेले ही कई बार ओपीडीज में आ रही है, सारा ट्रीटमेंट समझ रही है, इलाज ले रही है, आगे टेस्ट भी करा रही है, लेकिन हस्बैंड्स नहीं आ रहे हैं। आजकल मैं कहूँगी कि ये चेंजेस आ रहे हैं, हस्बैंड्स भी शुरू से ही फर्स्ट विजिट से ही साथ आते हैं और काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स या पिछले कुछ सालों में उनका इंटरेस्ट कम रहता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जहाँ तक है अगर निसंतानता है तो मे बी ये सारा फॉल्ट फीमेल का ही है। लेकिन हमने ऐसे ऐसे भी कई बार पेशेंट्स देखे हैं कि फीमेल्स ने इतने टेस्ट करा लिए, लैप्रोस्कोपी तक उनकी हो गई जो कि एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है, लेकिन मेल का एक सिंपल सीमन एनालिसिस नहीं हुआ, वीर्य की जांच तक नहीं हुई, चाहे प्रॉब्लम उसमें हो जी। तो मैं ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि फर्स्ट विजिट में ही हस्बैंड वाइफ दोनों को आना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और दोनों का इवैल्यूएशन एटलीस्ट साथ शुरू होना चाहिए जी। दूसरा, आपने मुझसे बात की आईवीएफ की सक्सेस रेट की, तो देखिए कुछ साल पहले आईवीएफ की सक्सेस रेट नॉर्मली 40% के आसपास मानी जाती थी, लेकिन पिछले कई सालों में तकनीक इतनी डेवलपमेंट आ गया है टेक्नोलॉजी में, इतने अच्छे कल्चर मीडिया सिस्टम्स, इंक्यूबेटर्स, मॉड्यूलर लैब्स हो गई हैं, जयपुर फर्टिलिटी सेंटर पे भी सारी आधुनिक तकनीक अवेलेबल है। और आज की डेट में अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा नहीं है तो आईवीएफ की सक्सेस रेट मैं मान के चलती हूँ 60 से 70-75% तक भी आ सकती है, मोस्टली इसी रेंज में रहती है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल की एज है जी। मतलब एज के साथ साथ एज जैसे जैसे बढ़ेगी इसकी सक्सेस रेट 22% नीचे आएगी डेफिनेटली, क्योंकि नॉर्मली लोग ये मानते हैं अगर हमारी एज निकल भी जाएगी तो हम आईवीएफ से बच्चा कर लेंगे, बट ये समझना जरूरी है कि आईवीएफ की प्रेगनेंसी रेट भी एज के साथ साथ नीचे जाती है, डिक्रीज होती है। यस। डॉक्टर ये बताएं कि फाइनेंशियली कितना बर्डन रहता है, क्योंकि हम आईवीएफ की बात आते ही मन में ये आता है कि फाइनेंशियली काफ़ी ड्रेनिंग प्रोसीजर है, इमोशनली तो ड्रेनिंग होता ही है, क्योंकि अंदर मन में यही बात चल रही होती है कि अल्टीमेटली हम लोग इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, तो इमोशनली ड्रेनिंग है ही, फिनेंशियली ड्रेनिंग है, ऐसी भी हम बातें सुनते हैं। तो आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि किस तरीके से फिनेंशियली क्या प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है उसको भी हम 2 या 3 भागों में बांट सकते हैं। खर्चे की अगर हम बात करें, शुरू में कुछ टेस्ट्स होते हैं, कुछ इवैल्यूएशंस होते हैं जो मे बी 8 से 10 हज़ार रुपए तक के होते हैं। उसके अलावा खर्चा 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मेजरली जो हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं, किसी को बहुत कम डोज में और बहुत कम दिनों में ही एग्स तैयार हो जाते हैं, फॉलिकल्स तैयार हो जाते हैं, किसी को हाई डोजेस लग सकती हैं, स्पेशली अगर एज हायर साइड पर है या ओवरी का रिजर्व बहुत कम है, तो वो खर्चा ये वाला वेरिएबल है। अब ये खर्चा 30-35 हज़ार से लेके 60-70-80 हज़ार तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डोज एंड ड्यूरेशन, कितने इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। दूसरा खर्चा जो अगर हम बात करते हैं वो मोर और लेस फिक्स्ड रहता है, 75 से 80 हज़ार रुपए के बीच में आईवीएफ का प्रोसीजर हो जाता है। और फिर एक तीसरा खर्चा आता है कि अगर किसी पेशेंट को या किसी कपल को कोई एडिशनल प्रोसीजर्स चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी हस्बैंड की टेस्टिस में से स्पर्म्स लेने पड़ रहे हैं तो वो टीसा पीसा प्रोसीजर का नाम है, उसके में भी 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं। या अगर इक्सी की जरूरत पड़ रही है, ICSI जो होता है, उसके में भी 15 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और शायद दर्शकों में से बहुत कम ऐसे होंगे जिन्हें आईवीएफ के साथ साथ इक्सी को भी समझने की जरूरत है, तो आप थोड़ा सा ब्रीफ में इक्सी भी बताएं। बिल्कुल, देखिए नॉर्मली आईवीएफ में क्या होता है कि हम फीमेल की बॉडी से एग्स लेते हैं, सीमन को प्रिपेयर करते हैं और सीमन को एग्स के साथ डाल के इंक्यूबेटर में रख देते हैं और ये शुक्राणु अपने आप अंडों को फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, अब आईवीएफ का ही एक आगे और छोटा सा एडवांस स्टेप है जिसको इक्सी कहा जाता है।
जब हमें ये लगता है कि वीर्य के अंदर या सीमन के अंदर स्पर्म्स का नंबर या मोटिलिटी बहुत कम है और कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि क्या अपने आप ये शुक्राणु इन एग्स को फर्टिलाइज हो सकता है ना कर पाए, तो उस केस में इक्सी किया जाता है, जिसमें अंडर द माइक्रोस्कोप एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक एक एग लेते हैं, एक एक स्पर्म लेते हैं और उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो दिस इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक और एडिशनल स्टेप है आईवीएफ का। जी डॉक्टर, ये भी बताएं कि एक फ्रीजिंग भी आजकल मतलब जो शादी लेट करना चाहती हैं, वर्किंग विमेंस जैसे हैं और फैमिली प्लानिंग लेट करना चाहती हैं, उनके पास एक फ्रीजिंग का भी तो एक विकल्प है, तो ये कितना सेफ है और किस तरीके से किया जाता है, इसको किस तरीके से आप लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि सोशल एग फ्रीजिंग का बहुत हाइप है और एक ये टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी लड़कियों को हेल्प भी कर रही है, लेकिन फिर भी समय रहते प्रेगनेंसी लाने का ये एक ऑल्टरनेटिव नहीं सजेस्टेड है। तो अगर समहाउ आपकी एज हायर साइड पे जा रही है या आपको लगता है प्रेगनेंसी बहुत डिले होगी, तो डेफिनेटली फीमेल अपना एक तरीके से एग फ्रीजिंग करा सकती हैं। उसमें भी एग कलेक्शन, हार्मोनल इंजेक्शंस देना, सारा प्रोसीजर जो आईवीएफ में होता है मोर और लेस वैसा ही होता है, बस भ्रूण नहीं बनाए जाते और एग्स को फ्रीज कर दिया जाता है जी। अगर वो मैरिड हैं और प्रेगनेंसी लेट चाहते हैं तो हम हस्बैंड के स्पर्म के साथ भ्रूण बना के भी फ्रीज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो फीमेल्स हैं या ये जो लोग हमारे पास एग फ्रीजिंग के लिए आते हैं, ये आते ही 35, 38, 39, 40 साल की एज में हैं, तो तब तक ओवरीज का रिजर्व इतना कम हो चुका होता है कि वो थोड़ा डिसीजन पहले ही लेट हो जाता है। तो अगर एक्चुअली ये डिसीजंस लेने हैं तो ये 30 इयर्स के आसपास ले लेने चाहिए जी। और डॉक्टर ये भी बताएं कि आईवीएफ से जब हम कंसीव होने का, प्रेगनेंसी कैरी करने का जब हम विकल्प चूज करते हैं, तो क्या ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही बेबी कैरी करने जैसा होता है या इसमें कुछ अलग चीज़ें होती है? क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम मेंटली रिटार्डेड बच्चा है या नहीं ये पहले ही टेस्ट करके चेक कर लेते हैं, कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या नहीं ये भी पहले चेक कर लेते हैं, तो क्या ये आईवीएफ वाले प्रेगनेंसी केसेस में भी है क्या? देखिए, ऐसा है कि आईवीएफ प्रेग्नेंट कराने का एक तरीका है। एक बार जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो वो प्रेगनेंसी ग्रॉसली मोर और लेस एक आम प्रेगनेंसी की तरह ही प्रोसीड करती है जी। तो जिस तरीके से नेचुरल प्रेगनेंसीज में 15-20% मिसकैरेज के चांसेस रहते हैं, वो आईवीएफ में भी रह सकते हैं, थोड़े से में भी मार्जिनली ज्यादा हो सकते हैं। या जो कॉम्प्लिकेशंस हमें एक नेचुरल प्रेगनेंसी में मिलेंगी, 15 to 20% प्रेगनेंसीज में प्री टर्म डिलीवरी या समय से पहले डिलीवरी हो जाएगी या लीकेज हो जाएगा, ये सारी चीजें आईवीएफ वाली प्रेगनेंसीज में भी हो सकती हैं जी। दूसरी आपने बात की कि मेंटल रिटार्डेशन की या कुछ बनावटी खराबियों की, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशंस की, तो नॉर्मल प्रेगनेंसीज में 3 to 4% केसेस में ये बनावटी खराबियां या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसी तरीके से ये आईवीएफ में भी आ सकती हैं। तो इसलिए हम ये कभी भी नहीं कहते हैं कि आईवीएफ से 100% एक स्वस्थ बच्चा होने वाला है। हम ये कहते हैं कि आईवीएफ उसको एक आम जनता के कंपैरिजन में बढ़ा नहीं रहा, लेकिन हमें उसमें भी विजिलेंट रहना पड़ेगा। उसमें भी हम ये डाउन सिंड्रोम के टेस्ट कराते हैं, उसमें भी लेवल 2 सोनोग्राफीज होती हैं। गर्भधारण का एक तरीका है। उसके बाद जो मॉनिटरिंग हम एक नॉर्मल प्रेगनेंसी में करते हैं वो सारी ही, बल्कि उससे थोड़ी ज्यादा ही, क्योंकि अभी प्रीशियस प्रेगनेंसी हो गई, आईवीएफ में भी की जाती है जी। डॉक्टर संगीता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से हमें बताने के लिए। तो ये थी डॉक्टर संगीता शर्मा, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, जयपुर फर्टिलिटी सेंटर से हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ी हुई थी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से आईवीएफ जो है वो इनफर्टिलिटी झेल रहे लोगों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।